नमस्कार साथियों, मैं धर्मराज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन पर। आज से चैत्र नवरात्रा शुरू हो चुका है, तो आप सबों को इस चैत्र नवरात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से यही कामना करूंगा कि शक्ति की स्वरूप देवी दुर्गा आप सबों को इतनी शक्ति प्रदान करे कि आप सभी एग्ज़ाम में सक्सेस हो सकें। आज हम जो इस वीडियो में मिले हैं राज्यपाल पर चर्चा करने के लिए, यानी गवर्नर। इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि राज्यपाल कौन होता है, उनकी नियुक्ति कैसे होती है, उनकी योग्यता क्या होता है, कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, पद से कैसे हटाया जा सकता है उनको, और उनके वेतन एवं भत्ते, राज्यपाल की शक्तियाँ एवं कार्य, जिसमें कि हम कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति और कुछ आपातकालीन शक्ति जो है उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही राज्यपाल से जुड़े कुछ विवादों को देखेंगे और उसके बाद अंत में हम महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान को देखेंगे एक नज़र में। तो उस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला है राज्यपाल कौन होता है। तो साथियों, भारतीय संसदीय व्यवस्था में जो है, संविधान में राज्य में सरकार की उसी तरह परिकल्पना की गई है जैसे कि केंद्र के लिए परिकल्पना की गई है। संविधान के छठे भाग में राज्य में सरकार के बारे में बताया गया है। कौन से भाग में? छठे भाग में, छठवें भाग में। संविधान के छठे भाग के अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य की कार्यपालिका के बारे में चर्चा की गई है। तो 153 से 167 तक राज्य की कार्यपालिका। आप याद रखेंगे, अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य की कार्यपालिका के बारे में चर्चा की गई है। राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं? तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल, ये सभी राज्य की कार्यपालिका में शामिल होते हैं। जिस प्रकार केंद्र में उपराष्ट्रपति की व्यवस्था की गई है, उसी प्रकार राज्य में उपराज्यपाल की व्यवस्था का कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। हालांकि केंद्र शासित प्रदेशों में कभी कभी राज्यपाल को ही लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर प्रशासक के नाम के तौर पर हम देख सकते हैं। अब जानते हैं कि राज्यपाल होता कौन है। तो राज्यपाल जो होता है, राज्य का कार्यकारी प्रमुख या फिर संवैधानिक मुखिया यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। क्या होता है? राज्यपाल किसी राज्य का संवैधानिक प्रमुख होते हैं, उस राज्य के मुखिया होते हैं, जिसको कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी कहा जाता है। राज्यपाल जो होते हैं केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में होता है। राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज्य में होते हैं और सामान्यतः प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है, जो कि अनुच्छेद 153 कहता है कि अनुच्छेद 153 जो है वो कहता है कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार अनुच्छेद 153 में यह बात कही गई है कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। वहीं अनुच्छेद 153 अगर एक शब्दों में जाने तो यह है राज्यों का राज्यपाल। अनुच्छेद 153 राज्यों का राज्यपाल, मतलब प्रत्येक राज्यों में एक राज्यपाल होगा, ऐसी व्यवस्था की गई अनुच्छेद 153 में। लेकिन एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो आप इसमें जो है 2-3 बातें याद रखेंगे। पहला है कि राज्यपाल किसी राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, वह केंद्र सरकार के प्रतिनिधि की तरह कार्य करता है। संविधान के भाग 6 के अनुसार 153 से 167 तक राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में चर्चा की गई है। वहीं अनुच्छेद 153 के अनुसार एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अब हम राज्यपाल की नियुक्ति, इसके विषय में चर्चा कर लेते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति जो होता है, नियुक्ति की बात करें तो राज्यपाल ना तो जनता द्वारा सीधे चुना जाता है और ना ही अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति की तरह संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उसका चुनाव होता है। उसकी नियुक्ति जो होता है राष्ट्रपति के मोहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से होती है। तो किसके माध्यम से होती है? राष्ट्रपति
यानी राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, उनके मोहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से उसकी नियुक्ति होती है। और राष्ट्रपति जो होता है, जो होते हैं प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सलाह से राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। तो किसके माध्यम से? प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर और केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर। तो राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे, कैसे नियुक्त करेंगे? प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर नियुक्त करेंगे। इस प्रकार जो होता है, राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ना कि राज्यपाल राज्य सरकार के प्रति उत्तरदायी। हालांकि उच्चतम न्यायालय की 1979 की व्यवस्था के अनुसार राज्यपाल का कार्यालय एक स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय है और यह केंद्र सरकार के अधीनस्थ नहीं होगा, इस बात की व्यवस्था की। साथियों, संविधान सभा में राज्यपाल के सीधे निर्वाचन यानी कि वयस्क मताधिकार के आधार पर जो निर्वाचन होता है उसकी बात उठी, लेकिन संविधान सभा ने वर्तमान व्यवस्था को ही अपनाया, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति जो होती है इसी को अपनाया। दोस्तों, क्या होता अगर राज्यपाल का निर्वाचन सीधे होता है? जिस प्रकार की मुख्यमंत्री या अन्य प्रतिनिधियों का हम लोग जो निर्वाचन करते हैं डायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से, उस प्रकार अगर राज्यपाल का भी निर्वाचन होता तो क्या हो सकता है, इस बात को आपको जानना चाहिए। पहला होता है कि राज्यपाल के राज्य में जो संसदीय व्यवस्था है उसके यह प्रतिकूल व्यवस्था होता। दूसरा, मुख्यमंत्री और राज्यपाल में शक्ति का संघर्ष शुरू हो जाता। राज्यपाल कुछ आदेश जारी करता, मुख्यमंत्री कुछ आदेश जारी करता। हालांकि दोनों डायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से चुनकर आया होता, तो उस वक्त शक्ति का टकराव होता। साथ ही एक निर्वाचित राज्यपाल स्वाभाविक रूप से किसी दल से जुड़ा होता और फिर वह निष्पक्ष व निस्वार्थ मुखिया नहीं रह पाता। उसके साथ ही केंद्र की पकड़ जो राज्य में होती है राज्यपाल के माध्यम से, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाती। इसलिए अमेरिका के मॉडल को छोड़कर, जो कि अमेरिका में अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग राज्यपाल चुनकर आते हैं, तो उसको छोड़कर हमने कनाडा के मॉडल को अपनाया, जहाँ की राज्यपाल की नियुक्ति जो होती है वो केंद्र सरकार के माध्यम से होती है। तो ये था राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित कुछ मूलभूत जानकारी। अब हम देखते हैं कि इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो राज्यपाल की योग्यता के विषय में हम जानते हैं। तो योग्यता की बात कर लें तो सबसे पहले वो भारत का नागरिक होगा। क्या होगा? भारत का नागरिक। साथ ही उसकी उम्र 35 वर्ष हो या कम से कम 35 वर्ष हो, 35 वर्ष से अधिक भी हो सकता है। साथ ही वह किसी लाभ के पद पर नहीं हो, यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे नहीं हो, किसी लाभ के पद पर नहीं हो, यानी कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर नहीं हो। साथ ही वह किसी राज्य का निवासी हो, ऐसा कोई अनिवार्य व्यवस्था नहीं है कि राज्यपाल, अगर मान के चलिए उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया जाना है तो वह उत्तर प्रदेश का ही नागरिक हो, ऐसा कोई अनिवार्य प्रावधान नहीं है। अब हम कार्यकाल की बात करते हैं कि राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो कार्यकाल में हम जान लें कि राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः जो होता है वो 5 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का? 5 वर्षों का। 5 वर्षों का उनका कार्यकाल होता है। यह जो है व्यवस्था अनुच्छेद 156 के अनुसार की गई है कि राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्षों का होगा। और इनकी योग्यता की बात कर लें तो अनुच्छेद 157 से 158 में इसका जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 157 से 158 में इसका जिक्र किया गया है। योग्यता की अगर कार्यकाल की बात करें तो उसका कार्यकाल 5 वर्षों का होगा। यह किस अनुच्छेद में बात कही गई है? 156 में। लेकिन यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहेगा, यानी प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति जब चाहे उसे हटा सकता है।
तो ये भी आप बात याद रखेंगे कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंतक पद पर बना रहेगा। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंतक पद पर बना रहेगा, यानी कि राष्ट्रपति अगर चाहे तो उसे जब हटा सकता है। तो आइए अब हम राज्यपाल को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले है कि राष्ट्रपति की तरह राज्यपाल पर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं लाई जा सकती, यानी प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट जो है राष्ट्रपति की तरह इस पर नहीं लाया जा सकता, यानी महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा इसे नहीं हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 72 में महाभियोग का चर्चा किया गया है। वहीं राष्ट्रपति बिना कोई कारण बताए राज्यपाल को उसके पद से हटा सकता है। कई बार होता है क्या है, केंद्र सरकार राज्यों को मतलब राज्यों में राज्यपाल बदल देती है, जिससे कि यह मुद्दा जो है विवादास्पद बन जाता है। इसके वेतन एवं भत्ते की बात कर लें तो अनुच्छेद 158 में इसकी व्यवस्था की गई है कि वर्तमान में जो है राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख के करीब है। कितना है? 3.5 लाख। कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ लिया जाता है वेतन, तो 3.5 लाख रुपये प्रति माह है वेतन है। साथ ही साथ भारत सरकार द्वारा यह जो है प्रदान किया जाता है, ना कि राज्य सरकार द्वारा। किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। और भत्ते की बात कर लें तो इसको आजीवन पेंशन नहीं मिलता है भत्ते में, तो आजीवन पेंशन नहीं मिलता है। साथ ही साथ यदि कोई व्यक्ति पहले केंद्र सरकार या राज्य सरकार की सेवा में रहा हो और बाद में राज्यपाल बने तो उसे अपनी पुरानी पेंशन के साथ राज्यपाल का वेतन मिलता है। यानी कि कोई व्यक्ति अगर केंद्र सरकार में मतलब नौकरी कर रहा हो या राज्य सरकार में नौकरी करते हुए रिटायर हो गया और बाद में फिर वो राज्यपाल बनता है, तो उसके रिटायरमेंट का जो पैसा वो रुकेगा नहीं, वो मिलता ही रहेगा। साथ ही साथ राज्यपाल का भी वेतन उसको मिलेगा। इसके साथ ही आवास और सुरक्षा दी जाती है। आवास और सुरक्षा दी जाती है और निजी सचिव, स्टाफ, सुरक्षाकर्मी ये सब प्रदान किया जाता है। इन सुविधाओं में जो है बदलाव संसद द्वारा किया जा सकता है। इन सुविधाओं में बदलाव संसद द्वारा किया जा सकता है। साथियों, अगर आप राज्यपाल के शक्तियों के विषय में अगर अच्छे से जानना चाहते हैं तो एक वेब सीरीज़ है महारानी, जो इसका फर्स्ट सीजन है, उसको आप ज़रूर देखें। उसमें राज्यपाल का जो शक्ति है उस पर गहराई से मतलब वो दिखाया गया है उस वेब सीरीज में। दोस्तों, अब हम राज्यपाल की शक्तियाँ एवं कार्य के विषय में जानते हैं, जिसमें कि आपको जानना है कार्यकारी शक्ति क्या होती है, विधायी शक्ति क्या है, न्यायिक शक्ति क्या है और आपातकाल से संबंधित शक्ति क्या है। तो कार्यकारी शक्ति में हम जानते हैं कि राज्यपाल जो होता है, राज्यपाल के नाम से सभी कार्यकारी शक्ति निहित होती है, यानी राज्य में सभी कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल के नाम पर निहित होती है। क्या मतलब हुआ? मतलब कोई भी विधेयक अगर बना विधानमंडल में, दोनों सदनों से पास हो गया, तो वह राज्यपाल के नाम से ही पारित होगा, ना कि मुख्यमंत्री के नाम से। तो इसका मतलब यही हो गया कि जो भी बिल बनेगा, जो भी विधेयक बनेगा, उस पर राज्यपाल का मोहर लगना आवश्यक है। यह जो व्यवस्था है अनुच्छेद 154 के तहत यह राज्यपाल को शक्ति दी गई है। अगला है मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। जो भी विधानसभा का निर्वाचन होता है, तो विधानमंडल का जब गठन होता है तो उस वक्त मुख्यमंत्री और उसके द्वारा नियुक्त मतलब सुझाए गए मंत्रिपरिषद जो है उसकी नियुक्ति जो है राज्यपाल करेंगे। यह व्यवस्था अनुच्छेद 164 के तहत की गई है। अगला है राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति। हर राज्य में एक महाधिवक्ता होता है जिसको कि एडवोकेट जनरल कहते हैं। अनुच्छेद 165 में
इसका जिक्र किया गया है राज्य का महाधिवक्ता, ये बात कही गई है अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता का जिक्र किया गया है। तो महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, तो वो राज्यपाल करते हैं। महाधिवक्ता की बात करें तो अनुच्छेद 165, लेकिन नियुक्ति की बात करें तो उसका कोई अनुच्छेद यहाँ नहीं है, लेकिन नियुक्ति की बात कही गई है कि महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता का जिक्र किया गया है। अगला है राज्य लोकसेवा आयोग यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। हर राज्य में जो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है तो उसके अध्यक्ष एवं उनके सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, संबंधित राज्य के राज्यपाल। तो उसके अध्यक्ष की नियुक्ति और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य की नियुक्ति जो है वो भी राज्यपाल ही करते हैं। अगला है राष्ट्रपति के आदेशानुसार 5वीं अनुसूची के तहत आदिवासी क्षेत्रों का प्रशासन करता है राज्यपाल। 5वीं अनुसूची, मैंने अनुसूची पर एक वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लें। तो इसमें क्या कहता है, 5वीं अनुसूची जो कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में उपबंध है, तो उस पर जो है राष्ट्रपति के आदेशानुसार उस पर प्रशासन राज्यपाल करते हैं। यथा कार्यकारी शक्ति एवं विधायी शक्ति को जानते हैं। विधायी शक्ति में क्या है, राज्यपाल जो होते हैं राज्य विधानसभा का भाग होता है, यानी गवर्नर जो होते हैं विधानसभा का एक पार्ट होते हैं, जो कि अनुच्छेद 168 में कहा गया यह बात। अनुच्छेद 168 क्या कहता है, राज्यों के विधानमंडल का गठन। तो राज्यों के विधानमंडल के गठन की बात करता है अनुच्छेद 168, जिसमें कहा गया कि राज्यपाल भी राज्य विधानसभा का एक पार्ट होता है। जैसे कि संसद में हम जानते हैं कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर संसद कहलाता है, उसी तरह राज्य विधानमंडल जो है राज्यपाल, जो निचली सदन है और ऊपरी सदन, ये मिलकर राज्य विधान सभा का निर्माण करते हैं। अगला है राज्य विधानमंडल का सत्र बुलाना, सत्र को स्थगित करना और सत्र को भंग करने का अधिकार जो है वो राज्यपाल को होता है। यह अधिकार अनुच्छेद 174 देता है राज्यपाल को। तो किसी भी सत्र को बुलाना, सत्र को स्थगित करना और सत्र को भंग करने का अधिकार राज्यपाल को होता है राज्य विधानमंडल के संबंध में। अगला है विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन सदस्य को नामित करने का जो अधिकार होता है वो राज्यपाल को दिया गया है। अनुच्छेद 333 के तहत यह प्रावधान किया गया है, लेकिन अब जो है 104वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। कब समाप्त किया गया, तो 2019 में 104वें संविधान संशोधन के द्वारा एंग्लो इंडियन सदस्य की जो नियुक्ति की जाती है एक हर राज्य में, तो उस प्रावधान को अब समाप्त कर दिया गया है। अगला है विधेयक को मंजूरी देना, अस्वीकार करना या पुनर्विचार के लिए भेजना। किसी भी विधेयक को राज्यपाल चाहे तो मंजूरी दे सकता है, या फिर उसको अस्वीकार कर सकता है, या फिर उसको पुनर्विचार के लिए सदन में भेज सकता है। यह व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 200 में विधेयक पर अनुमति, इसकी बात कही गई है, जिसमें कि राज्यपाल विधेयक को मंजूरी देता है, अस्वीकार करता है या पुनर्विचार के लिए सदन में भेज सकता है। यह अधिकार राज्यपाल को अनुच्छेद 200 देता है। अगला है राष्ट्रपति के पास विधेयक को भेज सकता है, जिसे आरक्षित शक्ति या रिजर्व्ड पावर कहते हैं। राज्यपाल चाहे तो कोई भी विधेयक अगर लगे कि यह कानून या जनता की भलाई के लिए नहीं है तो वह उसको रिजर्व रख सकता है, यह कह के कि यह राष्ट्रपति के विचार के लिए वह भेज रहा है। अगला है जब राज्य विधानमंडल का सत्र ना चल रहा हो तो राज्यपाल अनुच्छेद 213 याद रख लेंगे, अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करके अध्यादेश जारी करने का अधिकार राज्यपाल को होता है। कोई भी विधेयक वह पास करा सकता है अध्यादेश जारी करके, लेकिन उस विधेयक पर 6 हफ्ते के भीतर विधानसभा की सहमति आवश्यक होता है, उस पर बहुमत प्राप्त करना आवश्यक होता है। और साथ ही साथ राज्यपाल चाहे तो अध्यादेश को जब भी चाहे वो समाप्त कर सकता है। तो अनुच्छेद 213 याद रखेंगे, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार। वहीं राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार पूछे तो अनुच्छेद 123 क्या है, अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, अध्यादेश जारी, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है या राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार, अनुच्छेद 123। तो आइए
अब हम न्यायिक शक्ति की चर्चा करते हैं। राज्यपाल की शक्तियों में हम न्यायिक शक्ति को देखते हैं, जिसमें कि राज्यपाल को दंड को क्षमा, दंड को माफ़ी, उसका परिवलंबन यानी डिले, दंड का लघुकरण करने का शक्ति है, जो कि अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को यह शक्ति दिया गया है कि किसी भी अपराध के लिए जब व्यक्ति को दंड मिलता है तो उस दंड को राज्यपाल जो है माफ़ कर सकता है, उसको डिले कर सकता है, उसको उसकी अवधि को कम कर सकता है। अगर मान के चलिए किसी को 20 साल का मिलता है सज़ा, तो वो अच्छे आचरण की वजह से अगर जेलर रिपोर्ट करता है तो राज्यपाल जो है उसकी मतलब अवधि को कम कर सकता है, या फिर अगर वह व्यक्ति एप्लीकेशन दे राज्यपाल को तो उसकी सज़ा की अवधि को कम कर सकता है। तो यह राज्यपाल को अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 161 के तहत। साथ ही साथ आप ये बात याद रखेंगे कि अनुच्छेद 72 के तहत जो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है, उसमें जो है जो सजाए मौत होती है, तो आप याद रखेंगे कि राज्यपाल जो है सजाए मौत को नहीं कम कर सकता है, ऐसा शक्ति नहीं दिया गया है राज्यपाल को। सजाए मौत के संबंध में सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि उस व्यक्ति की सज़ा को कम कर सकता है या फिर आजीवन कारावास में तब्दील कर सकता है। तो आप ये बात याद रखेंगे। क्षमादान की शक्ति में सजाए मौत से संबंधित अगर कोई शक्ति हो तो वो सीधा राष्ट्रपति के तहत याचिका कर सकता है, ना कि राज्यपाल के तहत। अगला है राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के मामलों पर राष्ट्रपति से विचार करना। मतलब अगर राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति होती है, मुख्य न्यायाधीश यानी न्यायाधीश की, तो राज्यपाल जो है राष्ट्रपति से विचार करता है। अगला है वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के साथ विचार कर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, प्रोन्नति या स्थानांतरण करवा सकता है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश से विचार करके जो निचली अदालत होता है, जैसे कि सत्र न्यायालय यानी जिला न्यायालय, तो उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है, उसको प्रोन्नति दे सकता है यानी प्रमोशन दे सकता है, साथ ही साथ उसका ट्रांसफ़र करवा सकता है। तो ये था न्यायिक शक्ति। अब देखते हैं आपातकाल के संबंध में राज्यपाल को कौन कौन सी शक्तियाँ हैं। इसमें बस एक ही है कि अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल जो है राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल जो है राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है, लेकिन यह तभी कर सकता है, ऐसा वह तभी कर सकता है जब संबंधित राज्य में राज्य सरकार संवैधानिक रूप से कार्य करने में असमर्थ हो। मतलब अगर राज्यपाल यह देखता है कि जिस राज्य में वह राज्यपाल के रूप में नियुक्त होता है वहाँ की सरकार जो है संवैधानिक रूप से कार्य करने में असमर्थ होता है, या केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए आदेश का पालन करने में असमर्थ रहता है, तो उस स्थिति में राज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट करता है कि यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। अब देखते हैं राज्यपाल से संबंधित कुछ जो विवाद होते हैं उनमें है पहला राजनीतिक हस्तक्षेप। मतलब कई बार राज्यपाल पर यह आरोप लगता है कि वह केंद्र सरकार के दबाव में कार्य करता है और वह राजनीतिक रूप से उस राज्य में हस्तक्षेप कर रहा है, यानी शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप कर रहा है। तो इस चीज़ को मैंने अभी भी कहा कि आप एक वेब सीरीज़ देखें महारानी, इसका फर्स्ट सीज़न जो है उसमें राज्यपाल की शक्तियाँ दिखाई गई है, कैसे वह सरकार को बनाने गिराने में हस्तक्षेप करता है, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से पिरोया गया है उस वेब सीरीज में। अगला है सरकार बनाने का फैसला। मतलब विधानसभा चुनाव के बाद बहुमत जिसे मिल जाता है तो यह तय करने में राज्यपाल की भी भूमिका होती है कि किसकी सरकार बने, महत्वपूर्ण भूमिका उसकी भी होती है। अगला है कि राष्ट्रपति शासन की सिफारिश। मैंने यहाँ भी बताया आपको कि कुछ मामलों में राज्यपाल पर यह गलत ढंग से आरोप लगता है कि वह राज्य में जो संवैधानिक मिशनरी असफल हो गई है, ऐसा वो रिपोर्ट करके राष्ट्रपति शासन की मांग करता है। तो ऐसा यह आरोप लगाया जाता है कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के दबाव में आकर वहाँ की सरकार को गिराने के लिए यह काम करता है कि वह राष्ट्रपति शासन लगवा देता है। ऐसा आप देख सकते हैं 90 के दशक में जब बिहार में तकरीबन 7 से 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। ऐसा आप देख सकते हैं इस चीज़ को, राष्ट्रपति शासन के सिफारिश वाले पॉइंट को उस वेब सीरीज में भी आप देख सकते हैं। अब हम एक नज़र में देख लेते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो राज्यपाल से संबंधित आपको याद रखने हैं।
इसमें पहला है अनुच्छेद 153, जिसमें की बात कही गई है प्रत्येक राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा, यानी राज्यों के राज्यपाल के पद का प्रावधान किया गया है। अब अनुच्छेद 155, जिसमें कि राज्यपाल की नियुक्ति के विषय में चर्चा की गई है। वहीं है अनुच्छेद 156, जिसमें राज्यपाल के कार्यकाल की बात कही गई है। अनुच्छेद 157 में है अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की योग्यता की बात कही गई है। वहीं अनुच्छेद 158 में वेतन एवं अन्य सुविधा की बात की गई है, यानी कार्यालय की जो दशाएं होंगी उसको निर्धारित की गई है अनुच्छेद 158 में। अनुच्छेद 161 कहता है क्षमादान आदि की राज्यपाल की शक्ति, यानी राज्यपाल को क्षमादान करने की जो शक्ति है, न्यायिक शक्ति, उसकी बात अनुच्छेद 161 करता है। अनुच्छेद 163 में है राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा, जो कि विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 200 में है विधेयक पर सहमति, कोई भी बिल पास होगा उसका उस पर सहमति जो है राज्यपाल देंगे, ये अनुच्छेद 200 कहता है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करने की शक्ति राज्यपाल को दी गई है। तो ये था राज्यपाल से संबंधित कुछ विशेष जानकारी, जिसमें कि हमने देखा कि राज्यपाल की नियुक्ति, योग्यता, कार्यकाल, शक्ति और उनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद और विवादों में क्यों रहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे, ताकि आपको राज्यपाल से जुड़े किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में असहज आप महसूस ना करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप अगर सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा हौसला बढ़ता है कि हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके सामने ला सकें। ओके, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।